हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हमारा एक और चैप्टर है ट्राइब्यूनल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकरण। ये लोग क्या करते हैं, ये कुल मिला के ऐसी बॉडीज हैं जो बनी इसलिए थी कि ये कोर्ट का काम हल्का कर सकें। जुडिशरी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, बर्डन है। ये कैसे दिख रहा है? ये ऐसे दिख रहा है कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का डेटा है जिसमें हमारे सामने 4.7 करोड़ केस हैं एज ऑफ अप्रैल 1, 2022, पिछले साल। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी जो जुडिशरी है, इस जुडिशरी में अभी तो फिलहाल इतनी तो वैकेंसियां चल रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डेटा है पिछले साल का। अब ये क्या दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद यहां पे जब 34 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और वर्किंग स्ट्रेंथ निकली है यहां पे 2 कम की 32, यानी कि 2 जजेस अभी और चाहिए सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल जब ये डेटा आया है। अब जब ये वीडियो बन रही है उस समय तक क्या स्ट्रेंथ है बताइएगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 2 वैकेंसी ऑलरेडी हैं। फिर हम चले अपने अपने हाई कोर्ट्स में, तो सबसे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ कोर्स 120 की यहां पे परमानेंट स्ट्रेंथ है, एडिशनल स्ट्रेंथ 40 है, टोटल 160 में से यहां पे 66 की वैकेंसी है लास्ट ईयर तक। हम मान के चल रहे हैं इस साल तक आने में उनकी 5 या 10 सीटें और भर गई होंगी, पर तब भी वैकेंसी बहुत है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से बहुत सारे पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2019, 20, 21, 22 ऐसे सालों में प्रोग्रेसिवली केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है जो पेंडिंग है, लंबित मामले हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा मुकदमे हैं मार्च 2022 में। ठीक है, ऐसे ही चलो हाई कोर्ट्स में मिला लो तो 58,90,000 ऑलमोस्ट 59 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे ही और नीचे भी हैं, नीचे तो और भी ज्यादा है, 4 करोड़ से ज्यादा केस हैं। अब इसके लिए फिर हमने कहा सर ये तो ऐसे तो प्रॉब्लम जो है, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी फिर कहां जाएगा? जब इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ जब अपराधियों की हिमायत में जाएगा तो फिर कौन अदालत जाएगा? तो ऐसी बात सुलवाने के लिए हमने बोला कि सर हमें कुछ करवाइए। फिर हमने कहा कि हमें कुछ रास्ता चाहिए जिसके तहत हम जो है अपने डिस्प्यूट को और ज्यादा जल्दी सुलझा सकें। हमने क्या किया? हमने बोला कि हाँ हम इसका आंसर ढूंढ लाए हैं। आंसर है अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स। अब क्या है एक्चुअली में? क्या है, जैसे मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं और मेरा मोबाइल फोन कोई हाथ से मेरे छीन के भाग गया। मैं पैदल जा रहा था, लो मेरा फोन चोरी हो गया, मैं खड़ा रह गया वहां पे। अब ये चोरी हर किसी को समझ में आ सकती है, कोई भी जज हो, कोई भी पुलिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। पर क्या यह समझ में आ सकता है हर किसी को कि बिजली चोरी कैसे होती है? नहीं होती है। तो ऐसे तो अब नहीं समझ में आ सकती है इसके लिए, यानी कि ये टिपिकल केस है। या अगर मैं कहूं कि कहां पे सैंड माइनिंग ज्यादा हो रही है, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान है। अब ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट या नॉर्मल जुडिशरी की फंक्शनिंग में ये चीजें रोजमर्रा में नहीं आती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पे विचार होगा। अब उसके लिए फिर हमने कहा कि नहीं, फिर हम एक चीज बना देंगे इसके लिए, इसका नाम है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब ये क्या करेगा? ये एक ऐसी संस्था है, इसमें जज भी हैं रिटायर्ड कुछ, और इसमें और टेक्निकल मेंबर भी हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिनको समझ है पर्यावरण की, जलवायु की, क्लाइमेट चेंज की। तो अब ये क्या करेंगे कि यहां बैठ के अब ऐसे केसेस पे निर्णय लेंगे जो बहुत ही टेक्निकल नेचर के हैं, कि सैंड माइनिंग कैसे हो रही है, या कहां पे अवैध खनन हो रहा है, या दोनों एक ही चीज हो गई, या और चीजें कि भाई डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और इसके एवज में प्लांट कहां लगाए जा रहे हैं, क्या इसकी भरपाई हो पा रही है कि नहीं। जो कार्बन अपना जितना ये अपना प्रिंट निकल रहा है, इस कार्बन फुटप्रिंट को हम कहीं किसी तरह ऑफसेट कर पा रहे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए ये समझना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो वो ये समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नॉर्मली भी कि हाँ देखो चोरी ऐसे होती है, सीपीसी ये होती है, सीआरपीसी ये होती है। ऐसे जो एनजीटी हुए, ऐसे और भी बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे। हाई कोर्ट के बराबरी भी है, हाई कोर्ट के नीचे भी हैं। अब ऐसे ट्राइब्यूनल्स कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करते हैं, और ये नॉर्मल कोर्ट्स की तरह फंक्शन करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्या है ये? क्वासी। क्वासी जब भी मैं बोलता हूं इसका मतलब होता है कि सेमी, सूडो, आधी अधूरी, पूरी भी नहीं, जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल, तो ऐसे ही हम बोलते हैं सूडो फोर्स जो आपके फिजिक्स में आती है। तो अब वो क्या होती है? वो है भी और नहीं भी है। अब ट्राइब्यूनल्स का काम इसीलिए आया ताकि जो वर्कलोड है जुडिशरी पे, कोर्ट्स पे, उसको कम किया जा सके, डिसीजंस को जल्दी दिया जा सके।
इसके अलावा यह बताया जा सके कि ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई मंच है जहां पे हम ये अपने वकील, अपने एक्सपर्ट्स के लोग बैठ के अपने उस पर चर्चा करें ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही गंभीर हैं, जो नॉर्मल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर आ रहे हैं, जो अपने के भी अंदर आ रहे हैं। ठीक है, स्थापना करी गई, कई सारे अमेंडमेंट्स आए। देखो, पहला सबसे बड़ा अमेंडमेंट इसमें एक माना जाता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट ने कहा हम एक ला रहे हैं नया पार्ट संविधान में जिसका नाम है 14th ए। 14th ए के अंदर कुल 2 आर्टिकल हैं, एक 323 ए, 323 बी। 323 ए बात करता है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, यहां पब्लिक सर्वेंट के हितों की बात होती है। बाकी ट्राइब्यूनल्स में बात होती है और भी सारे मैटर्स की, अदर मैटर्स, अदर फंक्शंस। हायरार्की ऐसे है, ऊपर बैठे हैं सबके माई बाप, सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हाई कोर्ट हैं। कुछ हाई कोर्ट के पास इक्वल जुरिस्डिक्शन है एज एनजीटी, और कुछ हाई कोर्ट्स के नीचे भी आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स, ये स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि हाँ इनकी कहानी कैसे चलती आई है। तो कहानी कैसे चली? सबसे पहले तो आजादी से पहले ही एक बना था हमारा इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये सब आपकी बुक में नहीं है, ये बुक में खाली एक पेज का पन्ना है जिसमें ये सारा ट्राइब्यूनल के बारे में लिख दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। ये सारी उसकी पहले हिस्ट्री जाननी जरूरी है अगर आप आंसर फॉर्म करना चाहते हो तो। क्या कहानी हुई? इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया ताकि आजादी से पहले, आजाद होने में भी समय है और उधर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, इधर ब्रिटेन से हम मांग कर रहे थे आजाद होने की, उन्होंने कहा ला रहे हैं भैया, ला रहे हैं, रुक जाओ, एक और चीज अच्छी भी ला रहे हैं देखो। तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल हमने मंगवाया, हमने कहा ये लाओ पहले हमें, इसके ये पहला हमारा ट्राइब्यूनल बना, पहला अधिकरण। इसने सबसे पहले शुरू किया जुडिशरी का थोड़ा सा वर्कलोड अपने ऊपर लेने का, कि इनकम टैक्स वाले मामले हैं, लाओ हम देखते रहेंगे। तो उसमें जज भी बैठ रहे थे, उसमें इनकम टैक्स कलेक्टर बैठते थे, कमिश्नर बैठते थे, ये लोग सब बैठते थे। ठीक है, फिर आजाद हुए हमने कहा चलो आगे 28 साल आगे हम आगे चले। हमने कहा पहली एआरसी कमीशन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो इन्होंने रेकमेंड किया कि आप एक बनाइए सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ मौके आ रहे हैं जब जो सिविल सर्विसेज में लोगों को परेशानी भी है, लोगों को कुछ ट्रांसफर, पोस्टिंग, अलाउंस, भत्ता, जो सब होता है उसमें कुछ ऊपर नीचे कुछ बात हो रही है, तो हम उसको कहां लेके जाएं? क्या जुडिशरी के पास जाएं? जुडिशरी तो बहुत लंबा समय ले लेगी। फिर हमने बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, एआरसी ने अगर बोला है तो कोई सीरियस बात ही है कि एआरसी कह रही है कि एक सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल बनवाइए आप। सिविल सर्विस ट्राइब्यूनल क्या करवाएगी कि सरकार बनाएगी और सरकार के खिलाफ इसमें केस जाएंगे, ये भी होगा। ठीक है, ये फाइनल एपेलेट अथॉरिटी होगी इन सिलेक्टेड मैटर्स पे। फाइनल एपेलेट अथॉरिटी मतलब इसके ऊपर फिर अब कुछ नहीं है, यही है, और यहीं तक ही मैटर आना था, आगे खत्म हो गया, अब नहीं, इसके बाद ये मैटर शांत कर देगी। और आगे चले, हमने कहा अभी और सुनते हैं। तो 1974 आ गया, इंदिरा गांधी जी की सरकार का समय चल रहा है। 6th लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने कहा हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि आप बनाइए एक हाई पावर्ड सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाओ, जो क्या करे, जो चाहे अपना कमीशन हो चाहे जो भी हो, फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स इन हाई कोर्ट्स। के जो बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, बहुत सारे लंबित मुकदमे हैं, सब कुछ हैं, तो आप इनसे थोड़ा सा बोझ अपने आप पे लो। ठीक है, 2-3 साल बाद, 2 साल बाद फिर कमेटी आई, सुरेंद्र सिंह कमेटी, इन्होंने भी कहा कि नहीं जरूरी है, ये तो बात सच्ची है। फिर 42nd अमेंडमेंट आ ही गया फाइनली। 42nd अमेंडमेंट ने हमारे ऐसे 323 और 323 बी आर्टिकल्स की बदौलत ऐसे कई सारे ट्राइब्यूनल बनवाए। पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो 323 ए की वजह से आया है, ये सारे एडजुडिकेट करता है ऐसे मैटर्स पे जो सर्विस कंडीशंस की बात कर रहे हैं। आप बने कलेक्टर, आपको बोला गया कि एक काम करो, आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो पोस्टिंग तो होती रहेगी, आप तब तक अपने किसी टेम्पररी अपने आप रेंट वगैरह अपना घर वर ढूंढ लो, कहीं भी रह लो, कमरा वमरा लेके। आप कहोगे यार ये क्या बात है, मैं सिविल सर्विस में आया ही इस वजह से हूं, या आई ही इस वजह से हूं ताकि मेरा रोटी कपड़ा मकान की टेंशन खत्म हो जाए और मैं देश सेवा पे ध्यान दे सकूं। तो सरकार कहेगी कि अभी काम करो। फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे, बोलोगे सर दिस वाज द कंडीशन ऑफ सर्विस दैट आई वांटेड टू जॉइन ऑन। और कई बार जब कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी होती है, तो आपको ऑफर लेटर देती हैं, उसमें लिखती हैं कि हम आपको ये मुहैया करा रहे हैं, ये दे रहे हैं, और वो नहीं दें तब आप जा सकते हो उनके खिलाफ कहीं भी। ऐसी सरकार भी होती है, सरकार भी आपको पूरा अलाउंस सब कुछ देती है, पहले से बताती है साहब यही है टर्म्स कंडीशन, यही है वर्किंग कंडीशंस, इसमें काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो हमने कहा हाँ हम करेंगे। फिर हमारे अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई, हम जाएंगे यहां पे कि साहब देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। दूसरे, हमारी बात हुई ऑल इंडिया एपेलेट ट्राइब्यूनल की, जो क्या करेंगे, लेबर कोड के मैटर, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के मैटर सुनना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज में, उस समय आप अगर देखोगे ये दौर था 1970s का, जब हम यूएसएसआर से ज्यादा
नजदीकियां बढ़ा रहे थे और हमारे यहाँ एक हमारे सोशलिस्ट टेंडेंसी निकल रही थी हमारे प्रशासन की कि हम एक सोशलिस्ट होना चाहिए, हमें जनता की बात करनी चाहिए, कैपिटलिज्म की हम बात नहीं करेंगे, पूंजीपतियों की बात नहीं करेंगे। तो हमने इस समय देखा कि लेबर लॉज को टफ करते हैं, ठीक है, कंपनियों को एग्जिट करने में, एंट्री करने में बहुत दिक्कतें आई। इस दौरान क्या हुआ, किसी को बिजनेस लगाना है तो बहुत ज्यादा लाइसेंस राज, बहुत ज्यादा उसको परमिशन, सब कुछ, और बिजनेस अगर बंद करना है, लॉस में चल रहा है, तो भी वो नहीं कर सकता बिजनेसमैन कि नहीं आप बहुतों को रोजगार दे रहे हो, रोजगार बंद नहीं होना चाहिए, करो। तो ये भी हो रहा था। फिर ऐसे मामलों की सुनवाई ज्यादा जरूरी होने लग गई, होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल्स फॉर ये ऐसे मैटर्स रिलेटिंग टू वेरियस सेक्टर्स, कई सारे रेवेन्यू, लैंड और छोटे मोटे मैटर्स अपने सारे आने लग गए, अपना एसेंशियल कमोडिटीज, इन सब के ऊपर अपना अपना ट्राइब्यूनल बनना शुरू हुआ। ठीक बात है। हमने कहा और बताओ, फिर 1980s में हमने और सारे ट्राइब्यूनल बनवाए। क्या क्या बने? हमारे यहां बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको हम आगे से बोलेंगे कैट, ठीक है, कैट। आगे सैट भी है और भी आएंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, जैसे सेबी है। अब सेबी क्या करती है? सेबी बॉडी रेगुलेट करती है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, हमारे जितने होते हैं देश में, जितने हमारे स्टॉक्स के मैटर होते हैं, जितने हमारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें बहुत सारा हमारा पूंजी लगी होती है। तो अभी हाल में आपने देखा होगा, सेबी ने एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया है क्योंकि वो लोगों को कैसी कैसी एडवाइस दे रहा था, क्या इस वाले स्टॉक में लगा लो, उस वाले स्टॉक में लगा लो। ऐसे में तब क्या हुआ, सेबी ने बोला कि ऐसे फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिनफ्लुएंसर्स, इनको उठाओ, इनको लेके चलो। ये क्या लोगों को गलत एडवाइस दे रहे हैं, ये कल को किसी का नुकसान हो जाए तो, और हो ही चुका है नुकसान, अब कौन जिम्मेदार है उसका, ये इनको अब पकड़ते हैं। तो ऐसे मामलों में सेबी हमारा अथॉरिटी है, प्राधिकरण है। पर एक और चीज हुई, सिक्योरिटी एपेलेट अधिकरण। अधिकरण, ये प्राधिकरण है, ये अधिकरण है, ठीक है। तो यहां पे मैटर जाते हैं अगेंस्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं। तो सेबी इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटर, अब यहां पे इसके मैटर जा सकते हैं। और हमारा सीबीएफसी, सेंसर बोर्ड, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी टू हियर टैरिफ इश्यूज, ऐसे बहुत सारे, जो अभी मैंने बताया आपको बिजली चोरी वाला इवेंट है। अब बिजली चोरी वाला इवेंट कोई कंपनी कहे, डिस्कॉम जो होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इन्हें बोलते हैं हम डिस्कॉम। अब ये बिजली वाली कंपनियां ये कहेंगी कि देखो साहब, ऐसे ऐसे एरिया हैं, कानपुर हो, गोरखपुर हो, कोई और जगह हो, जहां पे क्या हो रहा है कि बिजली चोरियां हो रही हैं बहुत सारी। हम कितना भी बार जाते हैं, हमारे ऊपर जो है लोग चीजें फेंकते हैं, सामान फेंकते हैं, लोगों ने अपनी कटिया डाल रखी है, तो हम कहां लेके जाएं, इतना जो पैसा हमारा लॉस हो जा रहा है। फिर ऐसे में एक उसके लिए एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया कि यहां मैटर सुना जाएगा, देखें कैसे हो रही है चोरी, बताओ, समझाओ कैसे होती है। तो यहां पे फिर उसका एडजुडिकेशन होगा। फिर 2017 में एक एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट 2017, जिसने क्या किया, बहुत सारे अभी तक जो ट्राइब्यूनल चल रहे थे उनको बोला तुम सबका क्या क्या काम है, इनको सबको पहले सही करो, सॉर्ट करो। तो हमने 26 ट्राइब्यूनल थे, उनको 19 कर दिया। हमने कहा बहुत हो रहा है इनका काम, अभी इनको कम करो। और फिर हम आगे चले 2021 में, जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल आया था 2021, उससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया था उसी फॉर्म में। तो उसमें क्या था कि हमने 9 ट्राइब्यूनल्स को एबॉलिश कर दिया और उनके जितने काम थे, जितने उनका जुरिस्डिक्शन था, वो हमने रिस्पेक्टिव जुडिशियल बॉडीज को दे दिया, मेनली हाई कोर्ट्स, ठीक है, इनको दे दिया कि इनको संभालने दो। अभी ट्राइब्यूनल्स बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं, अभी इवॉल्व होते जाएंगे और होंगे। फिर ट्राइब्यूनल का हमारा क्या मतलब मेन सिद्धांत तो यही है कि ये अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं एज क्वासी जुडिशियल, सेमी जुडिशियल बॉडी, और ये एडजुडिकेट कर देते हैं उन मसलों को जो कोर्ट का समय लेती। तो उससे पहले इन्होंने उठा के उसको काम खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, भले ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, और इसी वजह से ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, इसी वजह से ट्राइब्यूनल्स को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक बात है, दे शुड हैव द सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एज द नॉर्मल जुडिशरी। यहां पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, यहां पे जो सर्विस कंडीशन है, जो टेन्योर है, सब कुछ है, वो एग्जीक्यूटिव के अधीन है, कार्यपालिका के, सरकार के अधीन है। और ज्यादातर इसमें अब एनजीटी है, तो एनजीटी में आप मुझे एक बात बताओ, एनजीटी में अभी आपको याद होगा एक बहुत फेमस जज थे जो इसके एनजीटी के चेयरमैन बने थे। तो वो जज बहुत ही स्ट्रिक्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए भी सरकार की खिंचाई करी। फिर एनजीटी में जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ कई समय बाद, तब जाके उन्होंने सरकार की वहां भी खिंचाई करी कि देखो तुम लोग कैसे कैसे डिफोरेस्टेशन कर देते हो, तुम लोग कैसे कुछ भी रोड का रास्ता निकलवा रहे हो और पहाड़ों में तुम ये अपने रास्ते बना रहे हो, नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय द वे उन्हीं जज ने
वोडाफोन के ऊपर भी बहुत भयंकर बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने स्कोल्ड किया था वोडाफोन को, क्या आपने अभी तक अपना लोन चुकाया नहीं है, आपने अभी तक अपना जो सरकार को बकाया राशि है वो आपने दी नहीं है, वेरी बैड। और इस बात पे हम बहुत नाराज हैं। खैर, वो चेयरमैन भी थे। फिर इसके बाद क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको चाहिए एग्जीक्यूटिव से आजादी, इनको चाहिए लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्यों? क्योंकि जो ये मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स है, जो तरीका है कैसे आप इनको चुनते हो, ये हमारे ट्राइब्यूनल्स में कितने मेंबर्स होने चाहिए, इन सब का जितना खाका है वो जुडिशरी के पास रहे, सेपरेट रहे। इनका कितने समय तक ये काम करेंगे, इनका क्या ड्यूरेशन रहेगी, सब चीज इंडिपेंडेंट करो इनसे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हों वो मैनेज हों लॉ मिनिस्ट्री से, ना कि रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रियों से। ये क्या हुआ सर? जैसे अब एनजीटी जो मैटर सुनता है वो क्या हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि ये मैटर सुन रहा है पर्यावरण के, यानी कि इसकी एक मिनिस्ट्री जो इससे लड़ रही होगी रोज के रोज, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्री है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि एनजीटी का जितना प्रशासनिक फंक्शन है, एनजीटी का जितना प्रशासनिक सारे मैटर हैं वो ये मिनिस्ट्री सुने, नहीं, ऐसा ना हो। सुने कौन? सुने लॉ मिनिस्ट्री, सुने सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री सुने। अब इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल था, 1941 का बना हुआ है। अब इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो है, अगर इसका कोई मैटर हो तो ऐसा नहीं हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसका प्रशासनिक मैटर सुन रही है, देख रही है कि इसमें कहां कितने जज बैठाने हैं, कौन सा टेक्निकल मेंबर बैठाना है, कहां इसकी बेंच बैठेगी, ये चीजें, ये सब मिनिस्ट्रियां, ये वाली मिनिस्ट्रियां तय ना करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो, कोई और मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स की, नहीं, जो तय करेगी वो होगी लॉ मिनिस्ट्री, और कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होंगे इसमें, ठीक है, रादर देन द मिनिस्ट्री एसोसिएट विद द सब्जेक्ट एरिया। जो सब्जेक्ट एरिया है, सब्जेक्ट एरिया क्या है इसका सब्जेक्ट एरिया है एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, ये सब इनका सब्जेक्ट एरिया है। अब क्या बोला गया? कोर्ट ने बोला कि आप एक नई चीज और बनाओ, वो क्या है? नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन। ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर ये हो जाए तो फिर तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। अब नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन जो है, ये अभी तक बना ही नहीं है, खैर, तो अगर ये बन जाए, इसमें अपने आप से कुछ ऐसे, ये एक कमीशन होगा, आयोग होगा, जिसमें अपने आप से कुछ मेंबर होंगे, उसमें सीजीआई भी होंगे, उसमें सरकार के ये सब ऑफिसर्स भी होंगे। तो ये सब बैठ के बता देंगे कि एनजीटी में कौन सा जज जाना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सब कुछ एक जगह से आ जाएगा। ठीक है, क्या आप ये बनवा दो, और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग फॉर सेटिंग अप सम ट्राइब्यूनल्स वाज कि जुडिशरी का लोड कम हो जाए। पर हुआ क्या? जुडिशरी का लोड तो कम हुआ नहीं, उल्टा ट्राइब्यूनल्स के पास और ज्यादा लोड आ गया। इनसे भी नहीं समझ रहा। अब क्या हुआ है? सेवरल ट्राइब्यूनल्स के पास आर फेसिंग द इशू ऑफ अ लार्ज केस लोड एंड पेंडेंसी। जो अभी पीछे कैट आया है, उसके पास 47,000 से ज्यादा केस हैं। लो, हो गए सॉल्व। अब वही नहीं सॉल्व कर पा रहे अपने, इनका तो क्या लोड कम करें। ठीक है, ये हुआ इशू। हम बोल रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स के और भी फीचर हैं। क्या होने चाहिए इनके फीचर? पहला फीचर होना चाहिए गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजे। याद आ गया? एक मैं लैटिन वर्ड लिखूंगा और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि क्या होता है, इसका मुझे चाहिए आंसर। ठीक है, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम, ठीक है, और दूसरा होता है नो पर्सन टू बी जज इन हिज ओन केस, नो पर्सन टू बी जज, कि अपने मामले में कोई भी शख्स खुद जज ना बने, इन हिज ओन केस। ये मैटर है कि अब अगर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा और मेरा चालान काट दिया, मैं गया वहां पे, मैंने कोर्ट में जाके देखा कि पुलिस वाला खुद ही अपनी पुलिस की वर्दी निकाल के और काला कोट पहन के ऊपर बैठ गया, तो लो, मेरा तो केस खत्म, मैं तो हो गया वहीं के वहीं, मेरा चालान नहीं छूट रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद जज नहीं बनेगा, वरना बायस आ जाएगी। दूसरा, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी माने ऑडियो से रिलेट हो रहा है, मतलब साउंड, मतलब आवाज, मतलब सुनना। तो आप मुझे बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है। फिर इनका नेचर होना चाहिए क्वासी जुडिशियल बॉडी, पावर्स इनके पास होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं तो फिर कर क्या रहे हैं? अगर इनके पास पावर ही नहीं है सेमी जुडिशियल बॉडी की कि ये एडजुडिकेट कर सकें, ये डिस्प्यूट को रिड्रेस कर सकें, तो पॉइंट क्या है? ये एपेलेट अथॉरिटी है, इनके पास तक अपील पहुंच रही है। ठीक है, फिर
टाइम बाउंड रेजोल्यूशन दें, ये समय के साथ दे दें। यही तो जुडिशरी हमारी वहां एक जगह पे अटक रही है कि जुडिशरी में केस बहुत लंबे जा रहे हैं, यहां पे इनको चाहिए कि जल्दी करें। यहां पे दे आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, जो सिविल प्रोसीजर कोड है कि साहब कैसे होगी प्रोसेस, होगी कैसे आगे केस चलेगा, वहां ये सब जल्दी नहीं, फटाक फटाक करो, लाओ डिस्कवरी करा दी, डॉक्यूमेंट सारे मंगवा दिए, तुरंत तुरंत समझा, केस फाइल समझी, मैटर समझा, दे दिया वर्डिक्ट, ठीक है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होने चाहिए। जैसे इसमें क्या होने चाहिए, इसमें प्रोफेसर होने चाहिए, ठीक है, जिनको नॉलेज हो। इसमें एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें अपने सब्जेक्ट मैटर की काफी नॉलेज है, जैसे ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं इसमें, या इसमें कौन हो सकते हैं, इसमें और जो हायर लेवल के सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं, आप जैसे लोग। जैसे कईयों का ऑप्शनल है इकोनॉमी, कईयों का ऑप्शनल है मान लेते हैं ज्योग्राफी, तो उनका अपना नॉलेज है, बिल्कुल एक्सपर्टीज है उनकी, तो उनको बुला सकते हैं यहाँ पे कि आइए आप बताइए जरा क्या देखते हो आप। फिर हमने कहा ट्राइब्यूनल को दिखाओ हमें कैसे होते हैं, तो 323A खाली इनकी बात करता है, जो सरकारी सेवाओं के लोगों की बात करता है, और 323B बात करता है बाकी सारे मैटर की। 323A कहता है कि आप कैट बना लो, सैट बना लो और जैट बना लो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट का और जॉइंट। एंड माफ कीजिएगा ये जाट नहीं है, ये जैट है। बाकी 323B में सब तरह के डिस्प्यूट बाकी जो हो सकते हैं, क्या क्या, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीजें, इंडस्ट्रियल एंड लेबर के, इंडस्ट्रियों में काफी सारे गुटबाजी हो जाती है, लेबर में यूनियन होती है, बहुत सारी लेबर्स की यूनियन होती है, वो लड़ लेते हैं कंपनी से, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स के कितनी जमीन कब्जा होनी चाहिए, कितनी जमीन सरकार को देनी पड़ेगी, या ये होगा वो होगा। सीलिंग सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी के, एक अर्बन क्षेत्र में कोई कितनी जमीन ले सकता है। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसका अपना ट्राइब्यूनल होना चाहिए। फिर फूड स्टफ्स, एफएसएसएआई कहां लेके जाए जो ऐसे मिलावटखोर होते हैं। अब त्योहार का समय आ रहा है, अब आप देखोगे छापे पड़ेंगे, नकली खोया मावा ये सब निकलेगा, तो एफएसएसएआई फिर उन पर फाइन लगाएगी। जब फाइन लगेगा तो फिर वो यहां लोग उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। फिर रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, मैं किराएदार हूं, मकान मालिक मुझे परेशान कर रहा है, मैं चला गया यहां पे, ये हो सकता है। हम आगे गए, हमने कहा सर बताओ पहले एक से शुरू करते हैं, तो हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पहले पढ़ते हैं, आसान है। क्या हुआ है कि ये वो डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, एडजुडिकेट करेंगे उनके ऊपर जो सर्विस, पब्लिक सर्विस से ही जुड़े हुए हैं, जो उनके रिक्रूटमेंट, उनके कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑफिसेज ऑफ द सेंटर, स्टेट्स, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज, सब का सब जो जितना भी सरकारी सेवाओं में जो कहीं भी अपना काम कर रहा है, उनको हम बुला सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं, हाँ सर बताइए क्या तकलीफ है आपको, क्या प्रॉब्लम चल रही है। पार्लियामेंट ही यहां पे इन्होंने किया है कि जो डिस्प्यूट्स था सर्विस मैटर्स को रिलेटेड, वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से छीन के इनको लाके दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, कि अब आप ये इनको ट्राइब्यूनल्स को, कि अब आप बताइए क्या करवाना है इनका, कैसे इनका सुधार हो, कैसे करो। तो इसलिए पार्लियामेंट ने पास किया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट इन 1985। अभी का तो नहीं, ये पुराना एक्ट है ये। अब इसके बाद इस एक्ट ने ऑथराइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अपना ट्राइब्यूनल बनाओ। सोचो कितनी ये पैराडॉक्स है कि सरकार को एक अथॉरिटी मिली पार्लियामेंट से कि आप एक एक्ट बनाइए, बनवा दिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज कर दिया। अब बना क्या, हमारा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बन गया, राष्ट्रीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सॉरी हाँ यही है, ठीक है। अब यहां पे लिटिगेटिंग पार्टी सबसे ज्यादा कौन होगी? क्या ऐसा होगा मैं और मेरे बॉस जाके यहां पे लड़ाई करेंगे? हैं, ये हो सकता है, पर मैक्सिमम मैटर्स में 70% से ज्यादा मैटर्स में सिर्फ और सिर्फ सरकार वर्सेस पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज ही होंगे। तो सरकार ने अपने ही लिए एक जिन्न पैदा कर लिया है कि लो अभी नहीं से लड़ो, खुद ही बना के खुद ही लड़ रहे हैं। तो ये है क्योंकि, लेकिन मैटर तो था नहीं, तो फिर यहां जाता, और यहां जाता तो केस लंबा भी चलता और सरकार की किरकिरी भी ज्यादा होती। यहां पे जल्दी जल्दी मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यही माना गया था, इसीलिए हमने बनाया भी था ये। फिर हम आगे चले, हमने कहा सर अब ये बताओ, जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसमें जब 1985 में पहली बार प्रिंसिपल बेंच बनी, ये लोग कहां बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं, इनकी प्रिंसिपल बेंच बैठती है, उसका अभी आगे एक लिस्ट पूरी लगी हुई है, लिस्ट की कोई हमें जरूरत नहीं याद करने की। पर कुल मिला के बात यह है कि इनकी 19 रेगुलर बेंचे हैं जहां जहां पे हाई कोर्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। अब उन 19 में से 17 तो अपने अपने स्टेट्स में चल रही हैं, बाकी 2 बेंच चलती हैं जयपुर लखनऊ में, इनको हम बोलते हैं सर्किट सिटिंग्स।
सर्किट सर्किट सेटिंग हो रही है ये। अब ऐसा क्यों? सर्किट सेटिंग क्या है कि वो बेंच या पैनल जो अलग अलग जगह पे जाते हैं और लोगों से जाके बात करते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। अब अगर मेरी पोस्टिंग हुई है कन्याकुमारी, केरला, आंध्रा, तो यहां से अब मुझे क्या बार बार लखनऊ जाऊं, बार बार दिल्ली जाऊं, बार बार कहीं और जाऊं? नहीं। तो कई बार बेंचेस और पैनल खुद भी ट्रैवल करते हैं सबूत ढूंढने, बात करने लोगों से, या और ज्यादा केस को रिसर्च करने, केस के ऊपर स्टडी करने, तब वो यहां पे देख लेते आउटसाइड देयर मेन ऑफिस, जो उनका ऑफिस है और हेडक्वार्टर्स, टू होल्ड हियरिंग्स एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग्स। तो हम उनको बोलते हैं कि अच्छा ये हो गई इनकी सर्किट सेटिंग। फिर ये सर्किट सेटिंग का पर्पस ये हुआ टू मेक ट्राइब्यूनल्स मोर एक्सेसिबल टू पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड, बहुत दूर दूर, अक्रॉस अ वाइडर जोग्राफिकल लोकेशन एरिया, पर्टिकुलर इन केसेस वेयर इट माइट बी इम्प्रैक्टिकल फॉर इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल टू सर्टेन लोकेशंस। सरकार कहेगी तुम्हें केस लड़ना है हमारे खिलाफ, तुम बेटा निकल के दिखाओ अपने एरिया में से, अपने जोन में से। कई बार ऐसा होता है कि रेलवेज, खासकर रेलवेज हो, मैं ऐसे कुछ आपको डिपार्टमेंट बता रहा हूं, ये आपके किसी के फ्रेंड होंगे तो वो बात ये समझते होंगे कि रेलवेज हो या आर्मी हो या और कोई हमारी वो आर्म्ड फोर्सेस हो, यहां पे अगर आपको छुट्टी चाहिए तो मिल तो जाएगी, भले ही आप छुट्टी ले लो, पर आप अपने जोन में ही रहोगे। अगर आपको हेडक्वार्टर से बाहर जाना है, जितना इनका डिवीजन होता है, जितना इनका एरिया इनके अंडर आता है, अगर आपको वहां से बाहर जाना है तब आपको हेडक्वार्टर से ही परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अपने डिवीजन से, मैं अपने सेक्शन से बाहर जा रहा हूं। जैसे रेलवे में जब आप जाते हो कभी ट्रेन में, तो आप देखते हो कि SSE इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ऑफिस आपको दिखता होगा, ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा लिखा हुआ होता है। अब वो एक सेक्शन है रेलवे का। अब उस सेक्शन में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो छुट्टी तो ले लें, अपने टाउनशिप में रह लें, अपने कहीं आ जाएं, कोई काम करा लें, पर अगर इसको इस सेक्शन से बाहर जाना है तो इनकी छुट्टी आएगी इनके मेन डिवीजन से, इनके मेन हेडक्वार्टर से, कि ये सेक्शन से अपने बाहर जा रहे हैं। अगर इस बीच में कुछ हो गया तो ये है नहीं फिर यहां पे, फिर छुट्टी पे इनको बुला नहीं पाएंगे, गए तो गए, अब पता नहीं जब तक आएंगे, तब ये कह रहे हैं कब आएंगे। तो ऐसे केस में अब अगर मैं सरकार के खिलाफ जा रहा हूं लड़ाई करने, मेरा मन है, अब सरकार कहे तू छुट्टी लेके ही दिखा दे, ला देखें, अब तू केस तो बाद में लड़ता रही हो, तू ट्राइब्यूनल जाएगा ना, बताते तुझे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार बॉसेस लोग, कई बार सीनियर्स लोग ये बोल देंगे कि कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे में क्या बोलूंगा, मैं एक ट्राइब्यूनल की छुट्टी लिखूंगा, मैं कहूंगा सर मेरे साथ बहुत ऐसा हो रहा है और मैं कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, प्लीज आप ही आइए। ये आ भी जाएंगे, लाओ बताओ क्यों परेशान हो रहे हो, हम देखें। फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये इनके प्रिंसिपल बेंच है, ये इनकी सर्किट सेटिंग है। जैसे इलाहाबाद बेंच जो हमारा यहाँ पे है, इसका नैनीताल बेंच, इसकी सर्किट सेटिंग कहलाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल बेंच तो नई दिल्ली में है, इलाहाबाद बेंच में इस कैट का अपना एक बेंच चलती है यूपी में, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कवर्ड बाय लखनऊ बेंच एंड उत्तराखंड, क्योंकि लखनऊ बेंच में अपनी सर्किट सेटिंग होती है और उत्तराखंड में नैनीताल होता है। आई एम सॉरी, ठीक है, ये हुआ। अब हम आगे बोलेंगे ठीक है, हैदराबाद बेंच जो है कैट की, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। बैंगलोर बेंच जो है कैट की, वो कर्नाटका के लिए है। अभी अपनी बेंच से बाहर भी जा सकते हैं, बात करें आए लोगों से, सब जगह मिलके आ जाएं, प्रोसीडिंग करवाएं, वो अच्छी बात है, करें भी। हम बोल रहे हैं कि इनका कहां कहां तक क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या है जो अभी तक हम ओरिजिनल एपेलेट सब पढ़ते हैं, ठीक है, इनका बिल्कुल बिल्कुल है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास रहेगा ही, इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। जितने पब्लिक सर्वेंट हैं, खाली आप इनको छोड़ दो, डिफेंस फोर्सेस ये नहीं है इसके अंदर, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट, ये अपना सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये इसके अंडर नहीं आएंगे। अगर आप इन सेवाओं में हो, अगर आप यहां पे पोस्टेड हो, तब आप यहां कैट में नहीं जा पाओगे, अपने कोई दुख दर्द पीड़ा लेके, वो नहीं जा पाओगे, ठीक है। बाकी किसी सर्विस में आप हो, बाकी आप प्रशासन में हो, नॉर्मल अपना सब कुछ, पुलिस में हो, सब कुछ हो, चले जाओ, आप ले जाओ, क्या आप परेशान हो साहब, आपको कैंटीन में खाना अच्छा नहीं मिलता है, या आपका जो है कि सर्विस कंडीशन ठीक नहीं है, या 6 महीने से कह रखा है एसी ला दो, एसी ला दो, एसी नहीं आ रहा, तो ये सब चीजों के लिए आप चले जाओ, क्या पता अगर इतनी बड़ी मैटर है आपके लिए तो। इनका जुरिस्डिक्शन इट एक्सटेंड्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट, या फिर अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, इनके ऊपर लग रहा है। पर जो मेंबर हैं डिफेंस इस फोर्सेस के, हमारे जो डिफेंस, ये जितने हमारे ये अपने रक्षा बल हैं, यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो ऑफिसर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, स्टाफ है, नॉन जुडिशियल स्टाफ है, वो सब, और बाकी लोग, ये इसमें, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इसके ऊपर लागू नहीं होता इनके ऊपर, ठीक है। अब फिर कैट में है कौन कौन लोग, ये जो अपनी इतनी ज्यादा खूब डीलिंग दे रहे हैं, तो
कैट एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें कैट में शुरू में बोला गया था कि एक चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर्स होंगे। हमने कहा जरूरत नहीं है। 2006 में हमने कहा नो वाइस चेयरमैन नीडेड, जरूरत ही नहीं है, हटा दो इनको, कोई मतलब नहीं है इनका। फिर इसमें हमने अमेंडमेंट किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट 2006। हमने कहा वाइस चेयरमैन को हटाओ। अभी यहां एट प्रेजेंट हैं एक चेयरमैन और साथ में 69 मेंबर्स और, यानी टोटल मिला के 70 लोग हैं। ठीक है, अब ये जुडिशियल सर्विस से भी आते हैं और अपने प्रशासनिक सर्विस से भी आते हैं, यानी कि एक 70 लोगों की बॉडी जो है, इसमें जज भी हैं, इसमें दूसरे मैजिस्ट्रेट, इसमें दूसरे ऑफिसर्स भी हैं जिनका कि बहुत ज्यादा नॉलेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका ऑप्शनल होगा। मान लो किसी का ऑप्शनल है पब एड, किसी का ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, किसी का ऑप्शनल कुछ और है, तो ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होती है कि डील कैसे करना है, सिस्टम को चलाना कैसे है। ठीक है, अब इनको उठा के बुला लिया कि सर हाँ आपका ऑप्शनल था, आपने दिया था 20 साल 50 30 साल पहले अपना एग्जाम, तो आप बताओ कितनी आपकी कमांड रह गई है पब एड पे, लाओ देखें। तो आपको उठा के यहां बैठा दिया। ठीक है, अगर एक पर्सन जो 50 साल का नहीं है वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, सीनियर आदमी ही इसमें अपॉइंट होगा, जिसने पूरा सिस्टम देख रखा हो, जिसने पूरा करियर एक अच्छे खासे खूब अच्छे पड़ाव से क्रॉस करके आया हो। यानी कि एक होते हैं जूनियर लेवल, एक होते हैं मिड लेवल, और एक होते हैं हमारे सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स। सीनियर लेवल 3 लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो 50 साल से जिनकी ऊपर एज है वो ब्यूरोक्रेट तो सीनियर हो गए, बड़े सीनियर हो गए। अब इन पे पूरा दारोमदार है कि आप चेयरमैन बनो, आप मेंबर बनो, आप संभालो भी यहाँ का क्या इन लोगों को कैसे न्याय देना है। ठीक है, आपके ही जूनियर्स हैं सारे के सारे। अब यहां पे ये ऑफिस होल्ड करते हैं 4 साल तक, या अगर 70 तक ना हो जाए, कौन? चेयरमैन। और ये अगर खाली मेंबर हैं, चेयरमैन नहीं है, तब ये ऑफिस होल्ड करते हैं 4 साल तक या 67 की एज तक, जो पहले हो, जो पहले कार्यकाल पूरा हो जाए, तो वो माना जाएगा कि हां विच एवर इज अर्लियर। अगर चेयरमैन हो आप तो आप 70 साल तक अटेंड कर सकते हो ऑफिस, या आप 4 साल तक अटेंड कर सकते हो, जो पहले पड़ जाए, आपका कार्यकाल इतना ही रहेगा। ठीक है, बाकी मेंबर 67 की एज। ये हमारे इस समय करंट के हमारे ये चेयरमैन है कैट के, ये अपॉइंट हुए हैं 30 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब इनका नाम है श्री जस्टिस रंजी मोरे, तो अब ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब ये रहेंगे 30 जुलाई 2026 तक, 4 साल तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, हम आगे चले। हमने कहा अगर यहां से हम ऊपर उठे तो कहां जाएंगे? हमने कहा कि शुरू में तो आप जा सकते थे खाली सुप्रीम कोर्ट में, पर फिर एक केस हुआ, केस का नाम था एल चंद्र कुमार। इस केस ने बोला कि ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट नहीं आना है, आप हाई कोर्ट भी जाओ पहले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे जो रेस्ट्रिक्शन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है। हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस वजह से हम बोलते हैं कि अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कैट शैल लाई टू हाई कोर्ट एंड नॉट डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। यहां पे डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट के पास आप जाइए, इनसे बात कीजिए कि प्रिंसिपल बेंच तो इनकी दिल्ली में थी इस कैट की, पर जिस और बेंच ने ये दिया है इसके फैसले का अगर आपको जाना है किसी और के पास तो आप वहां जाओ। ठीक है, सैट पे आ गए। सैट उसी एक्ट से आया, एक्ट ऑफ 85। ठीक है, इस एक्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट्स के लिए अपना अपना सैट्स बना सकती है एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इनका मन करेगा, अगर इन्हें चाहिए तो, कि खुद और गले में फंदा बनाना है अपने लिए स्टेट सरकारों को, राज्य सरकारों को, तो अपने लिए अपना एक सैट बनवा लें चाहे तो। ठीक है, इनके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ही रहेगा, सैट के पास भी, जस्ट लाइक कैट है इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो स्टेट के अंदर जितने एम्प्लॉय आते हैं, चाहे वो ग्रुप बी के हों, ग्रुप ए के हों, चाहे पीसीएस से हों, चाहे समीक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी, लेखपाल, कुछ भी हों, कैसे भी हों, कोई अगर दिक्कत है सीधे जाओ स्टेट इसके पास, अपने सैट के पास। इनके चेयरमैन और मेंबर्स अपॉइंटमेंट, इनके मेंबर और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ये जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, ये एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनवाएंगे, उसके खुद के हिस्सा भी होंगे, और फिर ये कमेटी रेकमेंड करेगी सरकार को, सेंटर सरकार को कि हां इन फलाने व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए एज चेयरमैन या मेंबर ऑफ एसएटी। ठीक बात है, ओके करो सर, बढ़िया बात है ये तो।
फिर हम चले, हमने कहा ज्वाइंट बताओ। तो ज्वाइंट में क्या होगा, उसी एक्ट के अंदर बात हुई कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स एक साथ खड़े होकर बोले कि सर सर हमें तो दे दो एक जैट बना के, तो सरकार कहेगी ठीक है तुम्हारी मर्जी है, जैट के पास भी जुरिस्डिक्शन वही रहेगा। अब इनके पास दे हैव ऑल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स एक्सरसाइज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फॉर सच स्टेट, उन स्टेट्स के लिए। अब यहां के चेयरमैन मेंबर्स तो अगेन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक प्रॉब्लम है इस प्रोविजन में, एक प्रॉब्लम यही है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सेंटर से हो रहा है, भले ही इट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी शेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट्स। तो इनके साथ एक शेयर करके कमेटी बना ली, उसमें सेंटर को बता दिया गया कि हम फलाने फलाने व्यक्ति को चाहते हैं कि वो जैट का चेयरमैन बने, ठीक है साहब बनवा देंगे। पर ये एक बाद में इशू क्रिएट कर रहा है। अब 323B जो बचा हुआ आर्टिकल है दूसरा वाला, ये बात करता है उन बाकी सारे मैटर्स के ऊपर जो पहले में नहीं आते। पहले में क्या आ रहे हैं, खाली प्रशासनिक मैटर, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो खाली प्रशासनिक पब्लिक सर्विस के लोगों के लिए अपना बना है। अब यहां पे जो ये वाले मैटर्स हैं, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, सारा अभी जो हमने पीछे देखा भी था, तो इन्हीं मैटर्स के ऊपर अपने अपने ट्राइब्यूनल भी बने, सब कुछ बने। जैसे हमारा एनक्लैट, तो एनसीएलटी ये एक बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और ये क्या करती है, ये अपना काम करती है और सारे कंपनी, इंडियन कंपनी के रिलेटेड कितने जो मैटर होते हैं, अगर वॉलमार्ट या कोई अपना और कोई कंपनी जो जब एक्वायर करती है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था, या फ्लिपकार्ट का कई सारा एक जिसे कहते हैं हिस्सा लिया था वॉलमार्ट ने, फिर उसके बाद अगर कोई इसको कंटेस्ट करना चाह रहा है तो यहां जाएगा। फिर ऐसे कुछ और कंपनियों में आपस में कंपटीशन है, कुछ चल रहा है, कुछ एक इशू के ऊपर मैटर है, तो यहां जाएगा। इसके बाद ये कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत हमने बनाया एनसीएलटी, ठीक है, और 2016 में ये अपना बन के रेडी हुआ, ठीक है। ऐसे टीडी सैट, ये क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल, मैंने आपको बताया था वोडाफोन वी, ये इस बॉडी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर जब जुर्माना ठोका गया था कि आपने अभी तक अपने 2G 3G 4G के जो आपने जो पेमेंट थे अभी तक किए नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे पास लोन ज्यादा है, हमारे पास प्रॉब्लम ज्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया इसके बाद, ठीक है। यहां पे दे एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। हम लोगों के भी अधिकार कि साहब वी देखो कितने फोन करता है, आइडिया देखो कितने फोन करता है, वोडाफोन कितने फोन करता है, एयरटेल फोन करता है, हम जाके चले जाए इनके पास, देखो सर इनके हमें ब्लैक लिस्ट करा दो, हमें फोन नहीं चाहिए इनके, हम पढ़ नहीं पाते हैं। या ये भी हो सकता है कि हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं कंपनी से कि नहीं नहीं हम तो तुम्हारा जो है डेटा जो पैक है, हम तो खाली 50 रुपए पर मंथ रिचार्ज कराएंगे, कंपनी कहेगी नहीं इतने में हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम चले गए इनके यहाँ, हमने कहा टीडी साइड में जाके हम बात करेंगे आपसे, कंपनी बोलेगी हाँ कर लो जाओ, देखते हैं क्या ही होता है। फिर ये भी बोलेंगे नहीं साहब हम नहीं कर सकते इतने में, इससे कम में नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे कुछ 323A और 323B, इसमें जो डिफरेंस आ रहे हैं क्या क्या, अभी पहले बताया मैंने आपको। 323A खाली पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े इस मैटर की, हम तो ये कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे 323B में ट्राइब्यूनल्स फॉर सर्टेन अदर मैटर्स, बाकी सारे जो टिपिकल मैटर हैं जिन पे केस ज्यादा चल रहे हैं। अब 323A ये पार्लियामेंट ही बनवा सकता है, इसके तहत जो भी बनने होते हैं। अब 323B में बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जहां जहां पे उनका रिस्पेक्ट टू मैटर्स फॉलिंग विद इन देयर, जो इनकी कॉम्पिटेंस में पढ़ रहे हैं, जो इनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, अगर स्टेट्स की अपनी कॉम्पिटेंस है कि वो एसएटी अपना बनवा लें, बना सकते हो, जाओ बना लो, ठीक है। अब यहां पे 323A में बात होती है कि एक सेंटर के लिए और एक स्टेट के लिए, 1 या 2, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2, ठीक है, बराबर बराबर पे हैं। 323A में बात होती है ओनली 1 ट्राइब्यूनल फॉर द सेंटर एंड 1 फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट, जैसा भी अगर ज्वाइंट की बात हो रही है तो। 323B यहां पे क्या बात होगी कि हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स होगा, क्योंकि यहां तो एक ऊपर एपेलेट है, उसके नीचे है, उसके नीचे, उसके नीचे जो वो सारे और मैटर थे, फूड स्टफ वाला था, उसके अलावा रेंट वाला था, मैटर था, कोई सा भी था, ठीक है, वो ये होता है। इसी एल चंद्र कुमार केस में ये भी बोला गया कि ये जो प्रोविजंस हैं इन दोनों आर्टिकल्स के, विच एक्सक्लूडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम इसको नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट के ये नीचे आएंगे और हाई कोर्ट मैटर इनके सुनेगी, मैटर इनके बताएगी कि लाओ ने कैसे सॉल्व करना है।
अब इनके साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, पहली बात तो दे केम थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि हाँ ये आए हैं। उसके अलावा इनकी कॉम्पिटेंस ऑफ ट्राइब्यूनल क्या है, कि क्या ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे, कि क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, ऐसे मैटर ये अपने जैसे बोलते हैं, ये हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ये उसको एंक्रोच करते हैं। तो अब ये सवाल उठेगा कि क्या ये ट्राइब्यूनल कॉम्पिटेंट थे इस मैटर को उठाने के लिए जो हाई कोर्ट उठा लेती। हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन पे इनका एंक्रोचमेंट है। मैं ऐसे शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं, आपको अपने नोट्स में प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ताकि आप पढ़ पाओ, वरना अगर ऐसे कीवर्ड देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तब आप समझ में आएगा जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, तब ऐसे कीवर्ड से आपको याद रह जाएगा, अपने अपने रह लेगा। इनका इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल, ये इशू है एक। क्या इशू है कि जितने भी इसमें जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इनकी नियुक्ति होती है जब, तो अपॉइंटमेंट हो या इनका पोस्टिंग्स हो या इनका ट्रांसफर हो, जो भी इनका है वो सारा का सारा, लीव वगैरह ये सब कुछ, ये देखता कौन है? सेंटर, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ये एक प्रॉब्लम है जो जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए ट्राइब्यूनल्स, हमें आपकी वाली ये बातें नहीं करनी है। अगर ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है देन इट नीड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसको बंद करो, इसको सही करो, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि इनकी पेंडेंसी ऑफ केसेस, कैट में फिलहाल 47,000 से ज्यादा मैटर हैं। व्हाट डज दिस मीन? कैट कब का बना है और न जाने कितने पेंडिंग केसेस हैं जिसमें ऑफिसर खुद रिटायर भी हो चुका होगा, ऐसे मैटर होंगे। तो ये मैटर अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये क्या ही जुडिशरी की हेल्प कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इनका जुरिस्डिक्शन कभी कभी ओवरलैप करता है खुद ही से ही, जैसे एक कॉम्पैट है, एक एनसीएलटी है, कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। इनका कुछ मैटर होगा, दो कंपनियों के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है, लोगों के ऊपर झगड़ा चल रहा है। जैसे और कोई कंपनी है जो पीडब्ल्यू का लोगो अगर कॉपी करना चाहे तो कुछ ऐसा बना ले, PM या DW, हो सकता है कि ये एक कंपटीशन एक्ट के तहत ये उल्लंघन हो कि साहब आप क्या है कि आप फेयर यूज से नहीं कर रहे हो, आपने बिल्कुल सेम टू सेम लोगो कॉपी किया है ताकि आप एक अच्छी कोचिंग की, जिसको ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ब्रांड पे आप अपना राइड कर सको। ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे केस कभी हुए किसी और कोचिंग के, मान लो कुछ और कोई और कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। अब कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि आपने अगर अपने फोन में, अपने स्मार्टफोन में ऐप वगैरह देखी होंगी, तो बहुत बार बहुत सी कंपनियां ट्राई करती हैं कि या तो वो ऐप में, ऐप ड्रॉर जिसमें कई सारी ऐप्स आती हैं आपकी, तो ऊपर A से लेके Z तक अगर जो नाम होते हैं, कंपनियां या तो टॉप में रहे उनकी एप्लीकेशन या बॉटम में रहे एप्लीकेशन, बीच में ना रहे। अब इसीलिए कई बार आप देखते हो कि Z से, Y से, X से या A से, B से, इन सब में ऊपर नाम घूमते हैं, जैसे ग्रोफर्स, ब्लिंकिट हो गया, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो ये सब आर्गुमेंट्स हैं, ये सब लोग करते हैं, ये सब ट्राई करते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं अगर कॉपी हो गई देन कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल पे केस जाएगा, ठीक है, या फिर नेशनल कंपनी लॉ या यहां पे चले जाएगा। अब एक कंपनी यहां चली गई, एक कंपनी यहां चली गई, लो दोनों का जुरिस्डिक्शन सेम पड़ रहा है, कॉमन पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम है एक। हम बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए सही। तो एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर ऐसा करो, एनटीसी तो बनाओ पहले। तो ये शायद 274th है, 274th। अब इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप एक काम करो, आप अपना पूरा रिपोर्ट बनाओ, सब कुछ करो, आप एक एनटीसी बना दो। एनटीसी से क्या होगा कि इनके अपॉइंटमेंट बढ़िया तरीके से होंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से होंगे, प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा, कब कब किसको बनना है, अगला कौन आएगा, तब तक पिछले का चुनाव कर लेंगे, अगले का चुनाव कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट टाइमली करो। अगर आपको डिले अवॉइड करने हैं, डिले अवॉइड करने हैं, तो आपको जरूरत है कि अपॉइंटमेंट टाइमली करो, चेयरमैन बनाओ, मेंबर बनाओ, सब कुछ कराओ। आपको इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी पूरी मेंटेन करनी है। कौन सी? अपॉइंटमेंट में या और किसमें? अपॉइंटमेंट, इसके अलावा रिमूवल, इसके अलावा सारी चीजें जितनी पूरी हैं इनकी, ट्रांसफर, लीव, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब कुछ, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ।
रैशनलाइज करो इनके ट्राइब्यूनल्स को। कितने सारे ट्राइब्यूनल घूम रहे हैं, कई सारे, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो इनको आप रैशनलाइज करो। रैशनलाइज माने क्या होता है कि रैशनलाइज करना होता है कि इनको सॉर्ट करो, इक्वल करो, इनको सॉर्ट करो, इनको बफर करो कि आपका जुरिस्डिक्शन इतना ही है, इसके आगे मत जाना, या बफर बनाओ, है ना, या आप इस बीच में एक हार्मनी लाओ बाकी जुडिशरी से और इनसे कि हाँ ये मैटर आप ही के आएंगे, बाकी जो मैटर है वो दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करके हमारा ये ट्राइब्यूनल का चैप्टर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, तब तक के लिए यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, यू कीप स्टडिंग एंड गुड लक। ठीक है, सी यू।